नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी 2023 के पेपर में आए कुछ साइंस के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और आज से हम साइंस के बेसिक जो कंसेप्ट है उनको पढ़ना शुरू करेंगे। पूरा साइंस पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, यूपीएससी में इस बार जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में के ऑप्शन अगर आप देखोगे तो लगभग 20 प्रश्नों के ऑप्शन आप साइंस की बेसिक समझ से सोल्व कर सकते हो। बिना साइंस की बेसिक समझ हुए आप उन प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम और इस मटेरियल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित दिया जाता है, लेकिन बेसिक साइंस के जो कुछ कंसेप्ट है वो जाने बिना हम प्रश्नों को नहीं कर सकते। मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो 2023 में यूपीएससी में आए हुए हैं और उसी आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स हम पढ़ेंगे बारी बारी से। ये मेरा पहला वीडियो है और इस तरह के मैं वीडियो और बनाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पुराने प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले साइंस क्या होता है वो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, साइंस पढ़े बिना आप यूपीएससी के प्री में तो उम्मीद नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाई करोगे, क्योंकि देखिए साइंस के बिना जो शब्द आते हैं वो साइंस की टर्मिनोलॉजी आती है और उन्हीं में इस तरह से घुमाता है यूपीएससी कि आप ऑप्शन पढ़ के गलत कर दे। तो देखिए फिर पुराने प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछा है, क्वथनांक पूछा है, हिमांक पूछा है, पीएच पूछा। अभी साइंस के बेसिक कंसेप्ट है, इनको जाने बिना आप इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते, है ना। पारा प्रदूषण, ये साइंस का बेसिक प्रश्न है। पारे के बारे में बहुत ज़्यादा आता है। पीरियोडिक टेबल में पारे के लिए कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। और पीसीएस में इससे संबंधित बहुत प्रश्न आए हैं और उसी से संबंधित यहाँ पे बनाया गया है कि पारा प्रदूषण, और ये प्रश्न आपकी साइंस की समझ से सोल्व हो सकता है। पारा प्रदूषण स्वर्ण खनन गतिविधियों में का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। पारा प्रदूषण होता है, पारा के संपर्क आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं, थोड़ी सी भी मात्रा इसकी आपको मार सकती है, तो इस तरह से कोई ज्ञात स्तर नहीं है इसका, है ना। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया है तरंगों के बारे में, है ना। अब तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, है ना, और अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये साइंस का कंसेप्ट है। अनुप्रस्थ तरंगों में कण कंपन के समकोण पर गति करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण कंपन के उसी दिशा में गति करते हैं, है ना, आगे पीछे, इधर ऊपर नीचे, इस तरह से। तो ये साइंस का कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे आया हुआ है एक्सेलेरोमीटर के बारे में। अब साइंस में पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में कई सारे मीटर पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, तो इन सब में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग होता है ना, त्वरणमापी बोलते हैं। ये देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बनाने में क्या क्या प्रयुक्त होता है? केमिस्ट्री से हैं। बेसिक केमिस्ट्री की समझ आपको होनी चाहिए, है ना। बायोफिल्टर के बारे में प्रश्न आया हुआ, देख लीजिए। बायोफिल्टर क्या होते हैं, है ना, जैव निस्यंदक, है ना, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब ये केमिस्ट्री की बेसिक समझ होनी चाहिए आपको। फास्फोरस क्या है? बिना पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट को जाने आप, है ना, उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है और यूपीएससी के कुछ फेवरेट प्रश्न है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी हमेशा पूछती है और पूछती आई है ना। तो अपन देखेंगे। देखिए, ये अंतरिक्ष पिंडों से रिलेटेड है। ये प्रश्न पुराने प्रश्न पेपर देखोगे उनमें भी मिलेगा आपको। इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं यूपीएससी में, और इन सबको सोल्व करने के लिए आपको साइंस की बेसिक समझ होनी चाहिए। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि-5 से प्रश्न आया हुआ। एनीमिया, अब अगर आपको साइंस आती है, एनीमिया आप जानते हो, एनीमिया में क्या करते हैं? खून की कमी हो जाती है ना। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अब यहाँ पे दिया हुआ कैल्शियम पूरकता। कैल्शियम देंगे कि आयरन देंगे, है ना। सीधा सा कंसेप्ट है। अगर थोड़ी सी आपको समझ है तो आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। मशरूम, है ना, कवकों के बारे में आया। अब कवक क्या होते हैं, है ना। साइको एक्टिव के बारे में, ये शब्द ऐसे हैं, बायोल्यूमिनेसेंट, ये सब साइंस में पढ़े जाते हैं, है ना।
पृथ्वी व वायुमंडल के बारे में आया, देख लीजिए। अब ये प्रश्न यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब आपको पता है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा भाग होता है ना, उसको बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, है ना। बाकी इधर एक्स रे, गामा रे और इसके बाद इंफ्रा रे, माइक्रोवेव, है ना, रेडियो वेव, इस तरह से आती है। अब आपको पता होगा कि भाई छोटा सा भाग दृश्य स्पेक्ट्रम में अवरक्त तरंगें उसमें नहीं आती, तो तभी तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, इस सेंटेंस को सोल्व कर पाओगे। बिना विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जाने आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको साइंस की बेसिक समझ होनी चाहिए कि नहीं बोले। और हम बारी बारी से साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक को उठाएंगे और पुराने प्रश्नों के साथ उनको सोल्व करेंगे। तो आपको इस तरह से साइंस में पढ़ाऊँगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिए। देखिए विशिष्ट ऊष्मा, अब ये साइंस का कंसेप्ट है ना। ये पुराना पेपर से आया हुआ प्रश्न है, सीधा सीधा उसने कटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे पोषण तत्वों की कमी होती है ना। अब यूरेनियम के बारे में प्रश्न आया, ये केमिस्ट्री में समस्थानिक पढ़ते हैं ना। समस्थानिक होता है एक, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, लेकिन उनमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है ना। तो अब देखिए समस्थानिक, यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, है ना। एक होता है थोरियम। अब यूपीएससी में पहले भी इनसे प्रश्न पूछा गया है, थोरियम ज़्यादा सही रहता है ना, प्रदूषण भी नहीं करता है और ऊर्जा भी ज़्यादा देता है। और यहाँ पे प्रश्न किस तरह से आया, भारत में अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद भी अधिकांश विद्युत उत्पादन कोयले पर निर्भर है ना। बिल्कुल सही बात है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम का होना। अब एक प्रोसेस होता है एनरिचमेंट, है ना, जो मृदा में यूरेनियम पाया जाता है उसमें यूरेनियम की मात्रा को बढ़ाना एनरिचमेंट कहलाता है। और एनरिचमेंट के लिए इतना नहीं है कि 60% तक चाहिए विद्युत उत्पादन के लिए, ये तो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक वाला बात हो जाता है, ये तो परमाणु बमों में इस्तेमाल किया जाता है ना, 60 से 80% तक। तो उसके लिए लो एनरिचमेंट यूरेनियम होता है, वो होता है लगभग 5% तक कह सकते हैं। 20% से कम वाले सारे यूरेनियम को हम कहते हैं लो एनरिचमेंट यूरेनियम। तो ये सब साइंस के कंसेप्ट है ना। पीरियोडिक टेबल में जो आते हैं इधर नीचे, एक होता है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। अब लेंथेनाइट, सारे लेंथेनाइट रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, और एक्टिनाइट लगभग सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। अब देखिए एरियल मेटाजेनोमिक्स, जेनेटिक्स का प्रश्न है ना। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, जेनेटिक्स का प्रश्न है। अब देखिए दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में अभी अपन बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, है ना, लेंथेनाइट एक्टिनाइट की। लेंथेनाइट होते हैं, एक्टिनाइट होते हैं। ये लेंथेनाइट जो होते हैं इन्हीं को दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। ये 17 होते हैं। अब क्या ये चाड, गिनी, माली, सूडान इसके लिए फेमस है? नहीं, सबसे ज़्यादा दुर्लभ मृदा तत्व चीन में पाए जाते हैं, है ना। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, और उसके लिए अपन चीन पर निर्भर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़